मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। अभी आपका बेसिक मैथ्स तो कंप्लीट हो चुका है, वेक्टर्स भी कंप्लीट हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर बिल्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पर 2 मीटर चला हूं और वापस से मैं मुड़ के वापस से और 2 मीटर चला मैं। अगर एक्सीलरेशन प्रेजेंट है इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज होगा ही, मतलब स्पीड आपका घट या बढ़ सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और ये जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइम में नीचे गिरेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं विथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है पीपल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग को जानना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका ऐसा क्या फर्क होता है जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस आपका, जैसे कि मैंने लिखा है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, यहां पर बोला है, मतलब अभी मैं एक मूविंग बॉडी हूं, मैंने जितना एक्चुअल लेंथ करता हूं, यहां पर कुछ नेगेटिव कुछ कम घटाना कुछ नहीं होता मुझे, मैं बस जितना चल रहा हूं वो मुझे बस देखना है। तो मैंने यहां पर 2 मीटर चला हूं और वापस से मैं मुड़ के वापस से और 2 मीटर चला मैं, तो यहां पर टोटल कितना चला, मैं 4 मीटर यहां पर चला हूं, बात खत्म। इधर और कुछ देखना नहीं है, ना डायरेक्शन देखना ना कुछ देखना है, बस मैग्नीट्यूड देखना है यहां पर, और यहां पर आपका डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि कुछ डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम लोग को पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें हम लोग को बस मैग्नीट्यूड देखना होता है और उसको हम लोग क्या बेसिक अलजेब्रा के साथ हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ इट कैन बी जीरो, यहां पर आप एक पॉइंट यहां पर आप ये भी लिख सकते हो दैट इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, यहां पर ऑब्वियस सी बात है इट कैन बी जीरो, यहां पर आप आराम से लिख सकते हो। ऐसा क्यों है, अभी ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट पे है, यहां से हिला ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यहां पर हिला ही नहीं, उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है उसका डिस्टेंस जीरो आएगा। बट हाँ, जीरो या ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की तो बात आती ही नहीं है यहां पर, ठीक है, हम लोग को ये बात समझ में आ गई है। और अगर बढ़ रही है और अगर जीरो नहीं है तो ऑलवेज इंक्रीजेस, कभी भी घटेगा नहीं। कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस पहले 4 मीटर था फिर थोड़े टाइम बाद 3 मीटर हुआ, नहीं, ये कभी नहीं होगा। अगर टाइम आगे बढ़ रहा है तो टाइम के साथ हमेशा बढ़ेगा ही, कभी भी घटेगा नहीं, ये आपको बात ध्यान देनी है। फिर पाथ डिपेंडेंट यहां पर ये बोल रहा है। अब ये पाथ डिपेंडेंट क्यों बोल रहा है, अभी जाहिर सी बात है, अगर आप एक छोटा रास्ता लोगे तो छोटा डिस्टेंस कवर करोगे, बड़ा सा रास्ता कवर करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, तो पूरा ये पाथ डिपेंडेंट पे होता है। ये कभी भी, जैसे कि मैं बोलूं कि पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा कभी भी, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड नहीं करता। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ऑब्वियस ये बात है, जितने भी लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट यहां पर पढ़ चुके हैं तो यहां पर इन लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन का यहां पर पॉइंट यहां पर मैं क्यों लेके आया हूं। फिर बात करते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। एसआई यूनिट जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम लोग लेंथ में हम लोग मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हम लोग मीटर यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर इसके डायमेंशंस की बात करें तो ब्रैकेट में हम लोग इसको एल लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है, ज्यादा आई डोंट थिंक सो यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पर आई और एफ मेरा क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को यहां पर डिनोट करता है। अभी ऑब्वियसली बात है, अगर यहां पर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एग्जांपल ऐसा है कि यहां पर मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। अभी ये रास्ते तक पहुंचने के लिए इसके पास कौन से रास्ते हो सकते हैं, एक रास्ता ये हो सकता है कि इसने ये वाला रास्ता ले लिया, और एक ऐसा हो सकता है कि इसने ये स्ट्रेट लाइन इसने ये वाला रास्ता ले लिया, और एक हो सकता है कि वो उसको कुछ तूफानी करनी थी तो वो उसने ऐसा वाला रास्ता ले लिया। तो अभी देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये वाले पोर्शन में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज हाफ सर्कमफ्रेंस यहां पर कवर किया है। यहां पर उसने स्ट्रेट लाइन या डायमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यहां पर उसने ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस उसने बहुत ज्यादा कवर किया है। बट डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में, मैं यहां पर तीनों केस के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है पर्पल, व्हाइट और येलो के लिए, तीनों केस के लिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका सेम है। क्या है वो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जोड़ो और वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही होगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों के केस में आपका डिस्प्लेसमेंट यही आएगा, जो चमक रहा है आपके स्क्रीन में यही आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को ये बात समझ में आ चुकी है। और ऑब्वियसली बात है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिस्टेंस बट विद अ डायरेक्शन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस है, ऑब्वियसली बात है, मैग्नीट्यूड है, बट विद अ डायरेक्शन यहां पर, ठीक है। और फिर में इंक्रीज और डिक्रीज यहां पर बोला है, जैसे कि डिस्टेंस हमारा बस इंक्रीज किया करता था, वैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिक्रीज हो सकता है। मतलब यहां पर मैंने क्या कर लिया, यहां पर मैं इनिशियल पोजीशन में हूं, मैं यहां पर अभी 4 मीटर चल चुका हूं, मैं 4 मीटर चल चुका, तो मेरा
डिस्टेंस अभी भी 4 मीटर है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर है, बट अगर समझो मैं थोड़ा पीछे होने लगा, 1 मीटर पीछे आया, तो अभी डिस्टेंस मेरा 5 हो चुका है, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरा 3 हो चुका है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बस 3 मीटर का फासला है। ठीक है, बस और बेसिक से हम लोग को समझ में आ गया। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव तो हम लोग को समझ में आ रहा है, डिस्टेंस जैसे ही है, बढ़ते जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा कि आप इनिशियल पोजीशन के पीछे और चले गए, और पीछे चले गए। अभी यहां पर हमको डायरेक्शन भी देखना होता है, तो इनिशियल से जहां शुरू किया था, अगर आप उसको ओरिजिन मानोगे, उसके पीछे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके आगे जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है जीरो, अभी जीरो होने के दो केसेस हो सकते हैं। कब होंगे? एक है जब भी डिस्टेंस जीरो है, मतलब पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन चेंज ही नहीं किया है, एक ही जगह पे बैठा है, तो तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका जीरो है। दूसरा केस कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कि मतलब क्या हुआ, वो यहां पर 4 मीटर चला तो डिस्टेंस 4 है, वापस से 4 मीटर पीछे आया तो अभी डिस्टेंस 8 हो चुका है, बट डिस्प्लेसमेंट अभी आपका जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हर टाइम के बाद वो अभी भी उसका वही है, तो यहां पर इस केस में जीरो आएगा। ठीक है, तीनों केस समझ लिया हम लोग ने। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ यहां पर बोल रहा है, यहां पर बहुत सही बात बोली, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ही है, क्योंकि देखो मैं पाथ कोई भी लूं, तीनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या आएगा, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये आएगा, तो यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ यहां पर पाथ इसलिए बोला है। कि आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी फिर हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट, ऑब्वियसली बात है मीटर में है, और डिस्टेंस यहां पर हम लोग एल पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहां पर एल पे लेते हैं, तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी एक देखो, जैसे कि मैंने ये बोला, ये अपना ओरिजिन है, ये डॉटर लाइन ओरिजिन है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, और अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो ये अपना ओरिजिन रहेगा, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे आपका नेगेटिव होता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करना चाहते हैं मोर थोड़ा बहुत और पॉइंट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, यहां पर ये बोल रहा है कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या इक्वल होगा, और ये सत्य है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। देखो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, बट डिस्प्लेसमेंट को चांस है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। तो देखो हर केस में आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा या उसके इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब वो सेम डायरेक्शन में रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, बिना डायरेक्शन चेंज किए या बिना यू टर्न मारे, उस केस में आपका क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बट बाकी सारे केसेस में आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब आपका इक्वल होगा? मैं आपको वही लिखा हूं कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यहां पर मैं यही आपको मैं बोल रहा था। अभी देखो ये वाला जो रेशो मैं लिखा हूं, यहां से ही डिराइव हुआ है, ये यहां से ही डिराइव हुआ है। अगर आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड मार दोगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दोगे, यहां पर अगर डिवाइड मार दोगे, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट में मॉड इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं ना यहां पर डिस्प्लेसमेंट अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर ऐसे अननोन फैक्टर को अगर मैं डिवाइड मारूं, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव है तो मेरा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ये तो हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, इसके लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट का मैंने यहां पर मॉड लगा दिया है। तो मॉड लगा दिया तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ये, तो अगर मैंने इसको डिवाइड मार दिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या आपको बात चमका? क्या आपको ये बात चमका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अभी यहां पर देखो बहुत बड़ा सिंपल चीज है, वेक्टर्स में तो हम लोग ने पहले से ही देखा है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, तो हम लोग को यहां पर एक दिख रहा है। और फिर इनिशियली मेरा एक पार्टिकल था, वो p1 पॉइंट पे था, p1 पॉइंट पे था, और वो x1 y1 कोऑर्डिनेट में था। टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद वो उसका एक P2 पॉइंट P2 तक पहुंच चुका है, वो एक पॉइंट 2 तक पहुंच चुका है, जिसका अभी कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो ऑब्वियसली बात है, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर क्या है? वो हम लोग क्या, एक बंदे को हम लोग ओरिजिन में बिठाते हैं, और हम लोग ओरिजिन में बिठाने के बाद उसको देखते हैं ओरिजिन में एक बंदे को बिठाते हैं और रेफरेंस में देखते हैं कि हाँ ये भी P1 में है, थोड़े दिन के बाद वो P2 में जा चुका है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका RI कैप यहां पर हम लोग को दिख रहा है, RI कैप हम लोग को दिख रहा है, और ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज RFI कैप, RF कैप हम लोग को यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, दैट इज RF कैप माइनस RI कैप आपको यहां पर करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको ये मिलेगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको यहां पर ये मिलेगा, और यहां पर भी हम लोग ने वही किया है। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर RF कैप माइनस RI कैप मिल रहा है, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का I कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप, तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। तो अगर अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर्स में तो देखा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट कर दो, वही यहां पर हम लोगों ने यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड के बारे में। अभी स्पीड में भी आपके क्या हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं, एक है आपका एवरेज स्पीड और एक है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी एवरेज स्पीड की पहले सबसे पहले बात करेंगे। जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एक काम करते हैं पहले स्पीड के इन जनरल बातें करते हैं। तो स्पीड जो होती है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन तो है ही नहीं, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मतलब गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, मैंने यहां पर अभी भी डायरेक्शन का मैंने जिक्र नहीं किया है, बस मैग्नीट्यूड, मैंने बस क्या मैग्नीट्यूड यहां पर मैंने बोला है। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे ना ये भाई -23 किलोमीटर पर में चल रहा है, नहीं, वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है भाई। हाँ, जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर वो रेस्ट पोजीशन पे बैठा तो जीरो तो हो सकती है। ऐसा यूनिट आपका मीटर पर सेकंड आता है और स्पीड का आपका डायमेंशन LT-1 आपका आता है। इट इज वेरी सिंपल, हम लोग को ये बात समझ में आ चुकी है। फिर हम यहां पर हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। जब भी आपको फिजिक्स में एवरेज वर्ड आपको दिखे, आपको हमेशा टोटल डिवाइडेड बाई टोटल करना है। टोटल डिवाइडेड बाई टोटल मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहां पर हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या स्केलर क्वांटिटी से ही करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम आपका एवरेज स्पीड आता है। और एवरेज को फिजिक्स में हम लोग वी एवरेज या वी के अक्रॉस हम लोग कुछ एक ऐसा ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगा दो, ऐसा भी हम लोग यहां पर इसको डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो। अभी हम लोग बात करने वाले एवरेज स्पीड्स की थोड़े बहुत फॉर्मूलास के बारे में हम लोग यहां पर ध्यान देने वाले हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूलास में ध्यान देने वाले हैं। अगर समझो यहां पर मेरे पास ऐसा कुछ है कि मेरा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, और मेरे पास एक पार्टिकल है या मेरे पास एक मूविंग बॉडी है जो ए से लेके बी T1 टाइम में जाता है, बी से लेके सी T2 टाइम में जा रहा है, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो S1 है और बी और सी के बीच में का जो डिस्टेंस S2 है। ये वाले केस में आपका जो एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो आप इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अगर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू TR है, मतलब जो टाइम टेकन लग रहा है ए से बी और बी से सी जाने के लिए वो अगर सेम है, ये वाले केस में अगर टाइम मेरा क्या है कांस्टेंट है या टाइम मेरा सी है सेम है, तो उसमें मेरा वी एवरेज निकल के आ रहा है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। अभी आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से डिराइव करने, बट डायरेक्ट कंक्लूजन दे रहे क्योंकि आपको रिविजन करा रहा हूं। और तो यहां पर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि यहां पर T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T चल रहा है, तो आपको V एवरेज ये आ रहा है, दैट इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 आपको यहां पर आ रहा है। और ये बेसिकली ये पार्ट में इसमें V1 स्पीड है, ये पार्ट में इसका V2 स्पीड है। अगर डिस्टेंसेस आपका सेम है बट टाइम आपका अलग है, उसमें आपका क्या करोगे, डिस्टेंस इज सेम, आपको बोलोगे V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अभी आप इसमें पैटर्न आप देख सकते हो, अगर हम लोग तीन चीज के लिए कर रहे हैं, उसमें आपका फॉर्मूला आएगा 3V1 V2 V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, आपको ये वाला कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो यही सेम चीज आप अगर 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट जितने भी आए आप यहां पर ये कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले स्पीड का भाई के बारे में, दैट इज वेक्टर वाले भाई के बारे में, दैट इज वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब स्पीड भी है बट साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, दैट इज वेलोसिटी फॉर यू। तो ऑब्वियसली बात है, अगर वेलोसिटी स्पीड में भी दो पहलू थे तो वेलोसिटी में भी दो पहलू है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो है ही। वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि मैंने बोला, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा यहां पर, और मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ऑब्वियसली बात है, देखो पॉजिटिव तो हम लोग को बात समझ में आ रही है। अभी ये नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव तब होगा जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, बड़ा सिंपल सा बात है। अगर एक बॉडी जो है इधर अगर एक काम करते हैं, इसको पेन से पेन में चेंज कर देता हूं, एक बॉडी जो है यहां पर ये वाले डायरेक्शन में अगर 23 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, 23 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, तो अगर आप बोल रहे हो कि एक बॉडी 23 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था, तो ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। मैग्नीट्यूड अभी भी 23 किलोमीटर पर आवर ही है, बट यहां पर ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन आपका ऑपोजिट हो चुका है, तो ये केस में आपका ये नेगेटिव हो रहा है। तो वेलोसिटी आपका जीरो तो कैसे हो सकता है, वो तो आपको पता है अगर रेस्ट में बैठा है तो। वेलोसिटी अगेन डायमेंशन LT-1 आएगा, और वेलोसिटी दैट इज एवरेज वेलोसिटी अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम आपको यहां पर करना है। वो अपने एवरेज स्पीड के केस में टोटल डिस्टेंस था, यहां पर अभी वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको वेक्टर यहां पर यूज करना है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, चलो अभी बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अभी हम लोग बात करेंगे
रिलेशन ऑफ डीएसटी के बारे में, दैट इज डिस्टेंस स्पीड टाइम। ये आप बचपन में भी सीख चुके हो यार। ये जो ट्रायंगल है आपको पहले से पता है। अगर आपको ये अगर आपको पता नहीं तो भी क्या ही बोलूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये वाला रिलेशन तो आपको सब कुछ पता होता है, सब लोग को पता होता है। और ये हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, स्पीड आपका कांस्टेंट रहता है, तभी आप इसको यूज करते हो। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या आ रहा है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर का सब कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यहां पर आ रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम यहां पर आ रहा है। बस यही आपको करना है। और टाइम का क्या आएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो ये आप ट्रायंगल आप चाहिए तो याद कर सकते हो, नहीं तो आई डोंट थिंक सो ये वाला फॉर्मूला यहां पर कोई भी भूला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एक और चीज, दैट इज एवरेज वेलोसिटी में आपने देखा होगा, यहां पर मैंने क्या बोला है? यहां पर मैंने बोला है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। आपका ये फॉर्मूला आता है। तो टोटल आपका ये फॉर्मूला ये आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे करोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। वही यहां पर मैंने किया है, देखो दैट इज x2 माइनस x1, दैट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उतने टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 यहां पर मैंने कर दिया है। तो ये इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा एक्स यहां पर बोल सकता हूं डिवाइड बाय डेल्टा टी यहां पर मैं बोल सकता हूं। अभी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी किधर होगा? वो यहां पर ये होगा, इट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। अभी बात बड़ी सिंपल है। ये वाली चीज को मैं पॉइंट प्रूव कर लेता हूं। दैट इज, अगर आप इधर ध्यान दोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को ये पता है। ये वाली इक्वेशन में डिवाइड बाय टाइम कर दो। इधर मैंने डिवाइड बाय टाइम कर दिया, इधर मैंने डिवाइड बाय टाइम कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या आ रहा है? मुझे एवरेज स्पीड आ रहा है और ये एवरेज वेलोसिटी आ रहा है। यही चीज तो मैंने यहां पर लिखा है। क्या है ये? देखो, यही चीज तो मैंने यहां पर लिखी है, दैट एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अभी मॉड क्यों लगा है वो तो आपको पता ही है, सेम चीज है आपका। मैंने जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बोला था। अभी बात करते हैं कि आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होगा, कब सेम होगा। सो व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब आपका ये सेम चीज होगा। अगेन सेम कॉन्टेक्स्ट और रिलेशन है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ अभी हम लोग बात करते हैं वी इंस्टेंटेनियस के बारे में। अभी एवरेज क्या है? आप एक टाइम इंटरवल के लिए बोल रहे थे। इंस्टेंटेनियस मतलब वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो पर्टिकुलर क्षण के लिए वेलोसिटी कितना होगा वो आपके लिए बोलना है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब बेसिकली वी इंस्टेंटेनियस क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। आई एग्री, एवरेज वेलोसिटी है। बट आपका जो t2 माइनस t1 है, ये जो इंटरवल है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। दिस इज बहुत ज्यादा छोटा, इतना छोटा कि आपको लगेगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एवरेज वेलोसिटी, बट व्हेन डेल्टा t इज 0 टेंड्स टू 0 एंड टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो वो इंस्टेंट हो जाता है। तो डेल्टा t आपका dt में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, समझ में आ रहा है? विच इज इक्वल टू dx by dt, जो हम लोग को पता है। दैट इज बेसिकली, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर आपके पास है तो उसका स्लोप जो है आपको v इंस्टेंट देगा वो पर्टिकुलर पॉइंट पे। और डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। आप लोग को ये पता है, उसके लिए हम लोग टैंजेंट बनाते हैं। टैंजेंट अगर बनाओगे तो आपको डायरेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। सो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ द पार्टिकल हैज चेंज इट्स डायरेक्शन। ये तो हम लोग को बात पहले से पता है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये एक बंदा 4 मीटर आगे गया और उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो पीछे 2 मीटर आ गया, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस यहां पर 6 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट यहां पर 2 हो चुका है। तो ये चीज हम लोगों ने पहले से यहां पर हम लोगों ने पहले से देख लिया था, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। अभी एक्सेलरेशन में भी 2 पहलू है, दैट इज आपके एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन आपका क्या है? इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपका वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है या घट रहा है टाइम के साथ, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है या घट ही नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब उस केस में हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों आपका प्रेजेंट है। और इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन इट विल श्योरली चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बोथ। मतलब यहां पर ये बोलना चाहता है, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज होगा ही, मतलब स्पीड आपका घट या बढ़ सकता है, या डायरेक्शन चेंज हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी चेंज हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, या दोनों यहां पर हो सकता है। अभी मैं आपको बताता हूं ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग लेंगे यहां
यहां पर हम लोग लेंगे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल यहां पर लेंगे और इसको खेल को खत्म करेंगे। तो यहां पर मैंने एक सर्कल ले लिया है और यहां पर मैं मान के चलो यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है, यहां पर मेरे पास एक पार्टिकल है जो आपका यूसीएम कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। मतलब अगर इधर भी अगर यू दे रहा है तो इधर भी वो यू ही देगा और इधर भी क्या होगा, इधर भी यू स्पीड से ही जाएगा और इधर भी यू स्पीड से ही जाएगा। बट क्या मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी हर जगह सेम है? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं, क्योंकि हर जगह डायरेक्शन आपका अलग है, डायरेक्शन आपका अलग है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होती है? यस, एक्सेलरेशन तो होती है। अगर आप देखोगे यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है कि एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा। तो अगर एक्सेलरेशन है, अगर ये एक्सेलरेशन है तो यहां पर आपको एक चीज देखनी है, एक्सेलरेशन है तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड, यहां पर तो वो तो चेंज नहीं हो रही है। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट इज द रीजन वेलोसिटी इज अ स्केलर, दैट इज एज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर आप मैग्नीट्यूड भी चेंज करोगे तो भी एक्सेलरेशन के वजह से होता है, अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करोगे तो भी एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड ओवर हियर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही चीज मैं यहां पर बोल रहा था। तो ऐसा यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। एंड एक सेकेंड, हाँ जी, एंड एक्सेलरेशन का आपका LT-2 आपका क्या होता है, डायमेंशन आता है। और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, दैट इज t2 माइनस t1 आपको यहां पर आ रहा है, और डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, आप यहां पर इसको आप आराम से समझ सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं क्या एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन के लिए पॉइंट कर रहा है, वही डायरेक्शन में आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी पॉइंट आउट करेगा। ये समझ में आ गया। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज बेसिकली अगर आपने ये t2 माइनस t1 को या एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा t टाइम के लिए बहुत छोटा डेल्टा t ले लिया तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग को एक बात पता है, इट इज बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग को पहले से पता है। या सिंगल, दैट इज dv बाई dt भी आप यहां पर कर सकते हो। एंड यहां पर एक और चीज कर सकते हो, यहां पर ना बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग ने ये चीज किया है, बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर हम लोग ने ये चीज किया है, दैट इज मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। अब अगर आप एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूं, दैट इज अगर आप dv बाई dt में मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड मार दूं तो बहुत सिंपल सा एक चीज मिल रहा है, दैट इज dx बाई dt एक चीज मिल रही है, दैट इज वेलोसिटी। तो इस तरफ से आपको मिल रहा है v इंटू dv बाई dx आपको यहां पर मिल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ यहां पर आपको खेलना है तो, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है, दैट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है और नीट एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, और बात करते हैं हम लोग क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। दैट इज यहां पर ये बोला गया, देखो ये जो अभी मैं चीज बताने वाला हूं ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। दैट इज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यहां पर मैं अलग पेन ले लेता हूं, यहां पर ये है, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि स्पीड हमेशा यहां पर इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड आपका घटेगा। मोर नेसेसरी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है तो मेरा स्पीड घटेगा। ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। मैंने आपको पहले ही बोला था यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो बस डायरेक्शन को डिनोट करता है, वो बस क्या करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो अगर आपका वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी स्पीड आपका बढ़ रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। मतलब अभी ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप लोग को एक चीज पता होती है, दैट अगर एक बॉल है, यहां पर मेरे पास एक बॉल है, ऑब्वियसली बात है इसका वेलोसिटी नीचे है, इसका वेलोसिटी नीचे है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, जी नीचे लग रही है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो वेलोसिटी जो आएगा वो मैं माइनस यू लिखूंगा साथ ही साथ क्योंकि नीचे पॉइंट आउट कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी मेरा माइनस जी ही है। अगर आप अपने लॉजिक से जाओगे आप बोलोगे यहां पर ये जो चीज है बॉल जो है वो घट रही है स्पीड में, वो तो नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को नीचे गिराते हो उसका
स्पीड बढ़ते बैठता है। तो ये वाला चीज तो आपका लॉजिक गलत हो जाता है। तो यहां पर मैं यही बोल रहा हूं, अगर आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन आपका सेम है तो स्पीड बढ़ेगा। बट अगर उल्टा केस हो रहा है, मतलब उल्टा केस में क्या है, अगर एक बॉडी है वो ऊपर जा रहा है, यहां पर ये u वेलोसिटी ऐसा है, बट यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये केस में मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी मेरा प्लस u है और मेरा एक्सेलरेशन यहां पर मेरा माइनस g है। तो ये केस में साइन ऑपोजिट होने की वजह से मेरा स्पीड घट रहा है और वो वही होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड उसका जीरो हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि देखो यार सेम चीज है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो दोनों सेम साइन है, तो स्पीड आपका इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन उस तरफ है, उसके लिए नेगेटिव साइन है, वेलोसिटी इस तरफ तो पॉजिटिव साइन, स्पीड आपका घट रहा है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए यहां पर मैंने क्या कर दिया है, दोनों का मैंने क्या बोलता मैंने इसका जो साइन है मैंने उसके ऊपर चेंज कर लिया है। अभी आपके हिसाब से आप इसको चाहिए तो पॉजिटिव कर सकते हो, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर तो सिंपल सी बात है। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, स्पीड घटेगा, साइन आपका ऑपोजिट। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, डायरेक्शन सेम है, स्पीड आपका बढ़ेगा। अगेन यहां पर वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस है, जब बॉल नीचे जा रहा है स्पीड आपका ऊपर जाएगा, बात सिंपल। ठीक है, अभी यहां पर अगेन एक्सेलरेशन, अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, घट रहा है तो रिटार्डेशन बोलते हैं। अभी यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें जो आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं ये रिलेशन के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात समझो कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगर आपने वेलोसिटी को वापस से अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। या आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के केस में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये सब हम लोग को बातें पता है, और ये वाला रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का चीज और एक्सेलरेशन का चीज, दैट इज a इज इक्वल टू v dv बाई dx। ये कैसे निकाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सीधा इसका उल्टा होता है। एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेलोसिटी, आपको मिलेगा। वैसे ही वेलोसिटी को अगर आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको डिस्प्लेसमेंट यहां पर मिलेगा। बड़ी सिंपल सा चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़े बहुत ग्राफ्स के बारे में। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप लिया तो आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। वैसी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का स्लोप लिया तो आपको एक्सेलरेशन यहां पर मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट इन द सेम वे अगर आपने एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ का एरिया आपने किया तो आपको चेंज इन वेलोसिटी का यहां पर आंसर मिलेगा। अब वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकाला तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पर मिलेगा। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वाले केस में कैसा होता है, देखो यहां पर आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का यहां पर एक ग्राफ गिवन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आप जब एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे करोगे, एरिया A1 प्लस एरिया A2 प्लस एरिया A3, आपको टोटल एरिया होता है, उन सबको ऐड करोगे जो आपको डिस्टेंस मिलेगा। बट आपको यहां पर एक दिख रहा है कि A2 आपका नेगेटिव एक्सिस में, तो आप इसको माइनस A2 लेके सॉल्व करोगे। तो जब आप A1 माइनस A2 प्लस A3 करोगे तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या आपको बात चमका? तो ये केस से हम लोग को पता चल गया कि यहां पर मैं ये क्या बोल रहा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसा मैं क्यों बोल रहा था। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग तब लगाते हैं जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब आपका एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये वाले केस आपके वैलिड होते हैं। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फोर्थ एक्चुअली अपनी इक्वेशन मोशन नहीं है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज nth डिस्प्लेसमेंट अगर आपको ढूंढना है या nth SN हम लोग को ढूंढना है, इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। इसको हम लोग थोड़ा और देखेंगे, टेंशन लेने की बात यहां पर नहीं है। यहां पर थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये वाला जो चीज है ये आपका हमेशा वैलिड होता है। ये हमेशा ऑलवेज वैलिड, हमेशा लिख दो ऑलवेज वैलिड, मतलब एक्सेलरेशन हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये आपका ऑलवेज वैलिड है, हमेशा वैलिड है। तो इसको आप हमेशा यूज कर सकते हो। ठीक है पीपल,
ओके तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी पता है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी पता है, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स भी आपको पता है। आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, dt को इस तरफ लेके जाओ तो आपको ये चीज मिलेगा, वैसे ही dt को इस तरफ लेके जाओ या dx को इस तरफ लेके जाओ, आपको ये सारी चीजें आपको मिलेंगे। ये सब हम लोग को पहले से देखा हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, अगर आप फुल स्पीड में जा रहे हो, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आपको सामने कुछ तो एक बच्चा क्रॉस करते हुए दिख रहा है या कोई तो क्रॉस करते हुए दिख रहा है या कुछ तो स्पीड ब्रेकर जैसे दिख रहा है, तो आप ब्रेक मारना शुरू कर चुके हो, आप रिटार्डेशन दे चुके हो, रिटार्डेशन देना शुरू कर चुके हो, तो आप कितने टाइम बाद रुकोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसको आप हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितना आप आगे जाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग उसको बोलते हैं। तो आपका वो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a आपको यहां पर आ रहा है, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। यहां पर आपका v स्क्वायर माइनस v यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फॉर्मुला यूज किया है। यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है क्योंकि आपको रुकना है, तो आपको यहां पर ये वाला फॉर्मुला आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, आपको यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है करके आप इसको निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ओके, तो ये वाले रिलेशन से आप क्या लिख सकते हो, s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर डिवाइड बाई u2 स्क्वायर। वैसे ही ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केस आपका ऐसा आ सकता है, ऐसा केस है कि अगर एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, रेस्ट से शुरू किया है और टाइम t1 लगाता है वो यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, और वो एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वाले पॉइंट तक वो vm वेलोसिटी वो पकड़ चुका है। एज सुन एज वो vm वेलोसिटी पकड़ा, वो रिटार्ड कर चुका है माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और वो इधर जाके इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है, और वो इसको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक उसको t2 टाइम लगा है, और ये पूरा टाइम उसको t लगा है। तो उस केस में आपको जो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आपका कैलकुलेट हो रहा है हाफ इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये आपका टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहां पर आपका आ रहा है, ठीक है। और आपका जो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम, ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी मैक्सिमम इधर ही होगा। कैसे, इधर एक्सेलरेट कर रहा है और यहां पर डी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, तो यहां पर इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, यहां पर ये चीज आ रही है। और कुछ रिलेशन है, अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2, ये आपको रिलेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां पर आपसे PYQs आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। अभी ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का देखोगे, ऑब्वियसली बात है आपको वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, उसका जो थीटा होता है, इसका जो स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर dx by dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, दैट इज अगर आपको देखो अब इधर टैंजेंट बनाते बैठोगे, सबका स्लोप आपको सेम आ रहा है, मतलब वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है, या वाले इसके लिए कांस्टेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि आपका देखो ना वेलोसिटी हर जगह आपको स्लोप आपको कांस्टेंट मिल रहा है, तो वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, ये वाले केस में स्ट्रेट लाइन यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। अभी बॉडी इज एट रेस्ट के हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली बात है अगर रेस्ट पे है तो पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है, तो टाइम के साथ उसका पोजीशन यहां पर कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। अभी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी होगा क्या, नहीं है, तो उसके लिए उसका वेलोसिटी 0 है और टाइम बढ़ते जा रहा है। वैसे ही एक्सेलरेशन भी 0 है और टाइम आपका बढ़ते जा रहा है, क्योंकि क्या है आपका, क्या है, बॉडी रेस्ट पे है। बट अगर बॉडी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सिंपल सी बात है, इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पर आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ, इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपको यहां पर मिल रहा है। और यहां पर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वाला ग्राफ मिल रहा है। और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली बात है 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है करके आपको ऐसा वाला ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोर ग्राफ्स के ऊपर बढ़ते हैं। चलो थोड़ा और ग्राफ्स हम लोग समझते हैं। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन बट यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो चुका है, ऑब्ट्यूज एंगल हो चुका है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पर ये जा रहा है। साथ ही साथ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, और एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, ये हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। अभी यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, यहां पर आप देखो, यहां पर टैंजेंट अगर बनाओगे तो टैंजेंट देखो क्या हो रहा है, टैंजेंट देखो क्या हो रहा है, आपका पहले ऐसा था और स्लोप इसका कम होते जा रहा है, स्लोप इसका कम होते जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और इधर आके वो कांस्टेंट हो चुका है, उसका वेलोसिटी 0 हो चुका है। क्यों 0 हो चुका, क्योंकि स्लोप आपका 0 हो चुका है ये वाले पॉइंट पे आके। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट ये वाले केस में आपका अगर आप टैंजेंट बनाते बैठोगे, आपका स्लोप बढ़ते जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है आपका वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज वाला केस है और ये आपका वेलोसिटी डिक्रीज वाला केस है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इधर रिटार्डेशन हो रहा है और इधर एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, किसी चीज को आप गिरा रहे हो मतलब जी ऊपर जी लग रहा है, हमेशा स्मॉल जी लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। छोटे हाइट्स के लिए आप मान सकते हो कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइट के साथ कैसे डिफर करता है, डेप्थ के साथ कैसे डिफर करता है, वैसे ही मैं वही बोल रहा हूं कि बट स्मॉल हाइट्स के लिए तो वो कांस्टेंट हम लोग मान सकते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्वेश्चन के अनुसार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो, और फीट में चाहिए तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर भी आप ले सकते हो। फर्स्ट अभी हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन की हम लोग बात करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन की बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी चीज को ऐसा ऐसा फेंकते हो, अरे पेन नीचे गिर गया, ऐसा फेंकते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग ने ये पहले से भी देख चुके हैं, ये वाले केस में लोग देख चुके हैं। किधर है, एक बार जल्दी दिखा देता हूं। इसमें कैसा हो रहा है, देखो आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, यू आपका ऊपर लग रहा है, बट ग्रेविटी आपको नीचे खींचना चाहता है, दैट इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो आप अपना रिटार्ड कर रहे हो, यहाँ पर स्पीड कम होते जा रहा है, कम हो गया तो एक पॉइंट में जाके क्या हो गया, यहां पर इसका v आपका जीरो हो चुका है, बट g तो नीचे लग ही रहा है, तो वापस उसका वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ऐसा केस होता है, ऐसा वाला केस होता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी हम अपना इधर तक जा चुके, किधर, हाँ जी इधर, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर क्या आता है, दैट इज 2u/g आपका यहाँ पर आता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और h max आता है u² डिवाइड बाई 2g। अगेन आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से यहाँ पर इसको डिराइव कर सकते हो। और यहाँ पर अगर एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते, जो ज्यादातर केसेस में करते हैं, और आपके सिलेबस में तो आएगा ही नहीं, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट तो हमेशा आएगा, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना टाइम नीचे आने के लिए लगेगा, ये हम लोग को पता है अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। बट अगर समझो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नहीं आएंगे, जस्ट पूछेंगे कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो टाइम ऑफ डिसेंट आपका हमेशा टाइम ऑफ असेंट से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऊपर जब जा रहे हो, जब आप ऊपर जब जा रहे हो तो सॉरी जब नीचे जब आ रहे हो तो और एयर फ्रिक्शन लगेगा, और एयर फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना रेजिस्टेंस की तरह, तो उसके लिए टाइम ऑफ डिसेंट आपका ज्यादा होगा टाइम ऑफ असेंट से। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। देखो और इसमें भी देखो ये केस में क्या है, यहाँ पर उसने हम लोगों ने व्यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, बट नीचे जी लगते बैठ रहा है, और उसकी वजह से इसका स्पीड कम होते जा रहा है, स्पीड कम हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो चुका है, बट जी अभी भी नीचे लग रहा है करके क्या हो गया, ये नीचे गिरना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर सेम पॉइंट पे, ये सेम पॉइंट पे ना इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, बट डायरेक्शन आपका अलग हो जाएगा। स्पीड आपका सेम है बट वेलोसिटी अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इधर भी अगर समझो 5 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, बस डायरेक्शन आपका अलग होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और ग्राफ्स के बारे में देखते हैं, थोड़े और ग्राफ्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक चीज गिवन है। अच्छा ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही है। देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि आपका देखो पोजीशन देखो कैसे हो रहा है, पहले इधर ओरिजिन पे था, वापस x इक्वल टू 0 पे था, और ये आपका क्या हो रहा है, गया ऊपर गया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका है, वापस से नीचे गिर रहा है, और वापस से क्या हो गया, वो अपना डिस्प्लेसमेंट वहां पर अपना जीरो अपना हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो हो चुका है। तो ये उसका ग्राफ है। अभी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा पेक्यूलर चीज है, यहाँ पर हो रही है। अगर आप एक्सेलरेशन को भी देखो, मैं वेलोसिटी पे आता हूं, दैट इज एक्सेलरेशन तो हमेशा आपको कांस्टेंट होगा, दैट इज a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको ये चीज मिल रही है, a इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको यहाँ पर ये चीज मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स देखते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पर देखते हैं। नाउ गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स इज ओनली वैलिड व्हेन, अगर आपका सिचुएशन जो है वो रेस्ट से शुरू कर रहा है, दैट इज u इज इक्वल टू 0 से अगर शुरू कर रहा है तो ही आपका ये वैलिड होता है, ठीक है, तो ही आपका वैलिड होता है। देखो बड़ी सिंपल बात है, ये देखो क्या हो रहा है, अगर आपने एक बॉडी को रेस्ट से आपने फेंका, अगर आपने फेंका तो ऑब्वियसली बात है टाइम t में वो x डिस्टेंस आपका ट्रैवल करेगा, 2t में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 4x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब ये x है ये 4x है, तो 4x माइनस x किया तो ये आपको 3x मिलेगा, वैसे ही 3t टाइम में कितना ट्रैवल करेगा, 3t टाइम में आपको दिख रहा होगा ये ट्रैवल करेगा 9x आपका ट्रैवल करेगा, तो 9x माइनस 4x करोगे तो आपको ये 5x मिल रहा है, तो आपको यहां पर ये क्या मिल रहा है, x 3x 5x 7x ऐसे ऑड नंबर्स आपको मिलना शुरू कर देंगे, प्रोवाइडेड वो u इज इक्वल टू 0 से यहाँ पर शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसे डिराइव किया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u आपका 0 डाल दो तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, आपका ये हाफ और ये आपको कांस्टेंट है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, आपको यहाँ पर ये मिल रहा है, दैट इज s फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ का जो रेशियो है 1357 मिलेगा, बट S1 S2 S3 S4 का आपको रेशियो आपको 14916 मिल रहा है, दैट इज बेसिकली ये 1
4, 9, 16 आपको ऐसा मिलते बैठेगा, बट इनका इन सबका डिफरेंस जो लोगे 1, 3, 5, 7 आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स आपको मिलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको जो होता है वो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g मिल रहा है, और आपका v फाइनल मतलब जिस वेलोसिटी से टकराने वाला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से फर्क नहीं पड़ता, सेम टाइम में नीचे गिरेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस ना हो, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस ना हो। अभी पार्टिकल थ्रोन अप के बारे में देखते हैं। अगर समझो एक हाइट h में से आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, ऑब्वियसली बात है इधर ये वाले केस तक, ये वाले लाइन तक क्या है, इसको एक ग्राउंड मान लो, इसको ग्राउंड मान लो, मतलब जिस वेलोसिटी से ऐसा जाएगा यही वेलोसिटी से इधर पहुंचेगा, मतलब नीचे इधर यहाँ पे इसको u वेलोसिटी होगा। सेम केस यहाँ पर होगा, तो ये वाला हाइट कितना होगा, u² डिवाइड 2g, आप ये तो हम लोगों ने पहले से ही देखा है, इधर हम लोगों ने देखा है ना, देखो किधर गया, u² डिवाइड 2g, यही तो फॉर्मूला लगाया है, बस एक हाइट पे रखा है हम लोग ने, एक हाइट पे रखा है, तो ये उसका u² डिवाइड 2g होगा। टोटल हाइट कितना होगा, टोटल हाइट होगा u² डिवाइड 2g प्लस h होगा उसका टोटल हाइट, बस ये हम लोग को चीज पता है, तो हमने वही किया है, स्पीड विद विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अभी ऑब्वियसली बात है यहां पर पहले से इसके पास u वेलोसिटी तो नीचे था ही, और इधर पहुंच के स्क्वायर रूट ऑफ 2gh वेलोसिटी तो होगा ही, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh वेलोसिटी तो होगा ही, तो वही होगा ना, हम लोग वेक्टरली ऐड करेंगे, इसको वेक्टरली ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं, तो इट इज u² प्लस 2gh। अभी 2gh का स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर में था, तो आपको ये वेलोसिटी आपको मिल चुकी है। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये h भी है और ये u² बाई 2g भी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी आपको मिल चुका है। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ये वाले फॉर्मूला से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, वो हर केस के लिए आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर समझो अगर आपने एक हाइट h से एक बॉल है, उसको ऊपर एक वेलोसिटी u दे दिया, ऊपर एक वेलोसिटी आपने u दे दिया है, तो समझो उसको टाइम t1 लग रहा है नीचे पहुंचने के लिए। सेकंड केस है अगर आपने उसको नीचे ऐसा u वेलोसिटी से फेंका है तो उसको टाइम t2 लग रहा है। थर्ड केस ये है आपने बस उसको ड्रॉप कर दिया या एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दिया, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी जीरो है, आपका वर्टिकल अभी भी जीरो है, ये केस में आपका टाइम t3 लग रहा है। तो आपको ये एक रिलेशन याद रखना है, दैट t3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू t2, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में ये बहुत पूछा जा चुका है, नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंटली ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो चुका है। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया, कैसे बताओगे, दैट इज मेरा कोड यूज करके। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड है जॉन21 आप कोड यहां पर ये लगा सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका है, और आपके नीट अंडरग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन में आपको 50% ऑफ और 9 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ फिनिक्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलना, 999 में आपको बहुत बेहतरीन आपको एक टेस्ट सीरीज यहां पर मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोग फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच में 2999 में आपको ये मिलेगा। निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच आपको मिलेगा 9999 में, ठीक है पीपल। इसी के साथ हम लोग ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हम लोग ने यहाँ पर खत्म कर दिया है। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारी चीजें आपके यहाँ पर रिवाइज हो गई होंगी। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम बाउंस बैक सीरीज। बहुत ही जल्दी एक और एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सीरीज के साथ या लेक्चर के साथ मिलेंगे। सायोनारा।